बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग अपना फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंजाइम स्टार्ट किए हुए थे, तो आज हम लोग एंजाइम्स में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कुछ बातें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली थी, और वो ये था कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। ग्लोबुलर का मतलब या तो गोल या एलिप्सॉइडल, ठीक है। और एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। यानी हमने कहा था कि आम तौर पे एक एंजाइम जो है एक ही तरह के सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के हवाले से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन कि एंजाइम जो हैं वो हमने बता दिया कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमने बता दिया कि एंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि इसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपोजिशन यानी ये तो हमें मालूम है कि ये प्रोटीन होते हैं, और ये भी हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड, तो ये ख़ास तरह के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। तो हर एंजाइम जो है वो डिफरेंट सीक्वेंस होता है उनमें अमाइनो एसिड का। तो हम कह सकते हैं कि हर एंजाइम के अंदर स्पेसिफिक क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से ही वो अपने जो सबस्ट्रेट है उससे अटैच होता है। इसी तरह एंजाइम की ग्लोबुलर शेप तो होती है, लेकिन हर एक की शेप भी क्या होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होते हैं और अटैच होके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिज़्म कुछ इसका यूँ होता है कि एंजाइम जो है वो पहले सबस्ट्रेट से मिलता है और मिलने के बाद क्या बना देता है, ES कॉम्प्लेक्स बना देता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम्स तो वैसे के वैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं होते, और साथ में वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। मिसाल के तौर पे इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास एंजाइम आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, सबस्ट्रेट आ गया, और ये हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन, और उसके बाद यहाँ पे हम बना देंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये आ गया एंजाइम, और ये इसका आ गया सबस्ट्रेट। ये ES कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, तो दोनों अटैच हो चुके हैं। और उसके बाद एंजाइम जो है वैसे का वैसे ही रह जाएगा किसी और सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए, और इसके साथ जो है वो ये बन जाएंगे प्रोडक्ट्स। ये लें जी, वो जो था हमारा सबस्ट्रेट टूट गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए। तो एक तो आपने बता देना है। तो एंजाइम जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो हम भी बार बार ये बता रहे हैं कि एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो एंजाइम्स रिएक्ट एंड recognize स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से, ख़ास सबस्ट्रेट से ही मिलने की अहलियत रखते हैं। हर एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच मोस्टली ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जाके
अटैच होते हैं, और ना सिर्फ अटैच होते हैं बल्कि उनको ट्रांसफॉर्म बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट्स, और सबस्ट्रेट को वो तोड़ देते हैं इनटू किस में, प्रोडक्ट्स में। तो एक तो आपने इसमें क्लियरली ये बात मेंशन कर देनी है। और इसी वजह से एंजाइम क्योंकि जो है वो यूज़ नहीं होता, तो आप ये भी बता सकते हैं कि एंजाइम्स फिर बाद में कैन बी यूज्ड अगेन। इसी वजह से एंजाइम को दोबारा भी इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि एंजाइम्स जो हैं सेल के अंदर स्मॉल अमाउंट में होते हैं। वो कल भी बताया था आपको कि स्मॉल, क्योंकि इसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका बार बार इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो एंजाइम की बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो आपने ये बता देना है। उसके बाद अगर हम लोग इसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करें, तो इसमें आपने 2-3 बातें और भी बतानी हैं कि एंजाइम्स जो हैं एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर विद अ चार्ज बीयरिंग साइड विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइड। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एंजाइम जो हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट से, ठीक है। और सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ किस जगह से आके अटैच होता है, एक्टिव साइट से। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जैसे डॉग है, डॉग के अंदर, डॉग जो है इंसान की जो टांग पकड़ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माउथ से ही पकड़ सकता है, तो वो क्या हुई, उसकी जो है माउथ, उसका डॉग की क्या हुई, एक्टिव साइट। इसी तरह सबस्ट्रेट जो है वो भी किससे आके अटैच होता है, एक्टिव साइट से, और ये भी आपने बताना है। और एक्टिव साइट के साथ ही क्यों जुड़ता है, उसकी वजह होती है कि जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट वो कौन सी साइड होती है, चार्ज बियरिंग साइड होती है। यानी इस पे क्या होते हैं, चार्ज बियरिंग साइड, इस पे चार्जेस होते हैं। इसी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एक लूज जो है वो एक बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है एंजाइम को स्पेसिफिक इन नेचर बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एंजाइम को स्पेसिफिक 2 चीज़ बनाती हैं, एक तो उसकी शेप और एक उसका चार्जेस ऑन द एक्टिव साइड। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एंजाइम आ गया, ये एंजाइम की एक्टिव साइट आ गई, और यहाँ पे इसके चार्जेस आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया सबस्ट्रेट, और अब यहाँ पे देखें इसकी शेप और चार्जेस दोनों ही जो हैं वो सूटेबल हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इसके साथ एक जो है लूज़ बॉन्ड बना सकते हैं, और ES कॉम्प्लेक्स ये जुड़ जाएगा और एंजाइम इसको तोड़ देगा, ठीक है। तो एंजाइम का बेसिकली जो एंजाइम्स के जो एक्टिव साइड है जिस पे चार्जेस होते हैं, और एंजाइम की जो शेप है वो उसको क्या बनाती है, वो उसको स्पेसिफिक बनाती है अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट। तो ये इसमें आपने बता देना है। अब होता ये है कि पूरा का पूरा जो एंजाइम है ये किससे बना हुआ है, ये प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिव साइट है ये भी किसकी बनी होगी, एक ख़ास सीक्वेंस के ऑफ द अमाइनो एसिड के साथ ही बनी होगी, और ये बाकी हिस्सा है ये भी किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। तो कल बताया था आपको कि ये भी प्रोटीन से बना हुआ है, यानी अमाइनो एसिड के ख़ास सीक्वेंस से बना हुआ है ये भी। लेकिन ये जो अमाइनो एसिड हैं ये इसकी एक्टिव साइट बना रहे हैं, बाकी साइड जो है इसकी ये कौन सी साइट बना रहे हैं, ग्लोबुलर, ये इसकी ग्लोबुलर साइट बना रहे हैं, उसको गोलाई का रुख दे रहे हैं। अब जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जहाँ से इसे सबस्ट्रेट को पकड़ना होता है उसके आगे 2 हिस्से आप कर सकते हैं। एक को आप लोग कहते हैं बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, और दूसरी साइट को आप क्या कहते हैं, कैटालिटिक साइट।
अब ये देखें, ये रेड कलर में जो शो किया गया है ये एक्टिव साइट है। इसमें ये जो चार्ज बीरिंग साइट नज़र आ रही है, जहाँ पे चार्जेस हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कौन सी साइट कहलाएगी? ये हो जाएगी बाइंडिंग साइट। और ये जो साइडों पे हैं इसके, ये कौन सी जगह कहलाएगी? ये कहलाएगी कैटालिटिक साइट। और सबसे पहले क्या होता है कि बाइंडिंग साइट का काम क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज पहचानता है कि क्या मैंने इस सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाना है या नहीं बनाना। रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है। जबकि कैटालिटिक, काटना, ये तोड़ देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है उसको। ये जो हिस्सा है ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। और इसका काम ये जो है, इसका काम ये है कि ये प्रोडक्ट बनाने में इसके काम कर देता है। और एंजाइम जो है जब इसको तोड़ देगा, एंजाइम इससे अलहदा हो जाएगा और जाके वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। और आखिर में आपने ये बता देना है कि एंजाइम जो हैं वर्क इन एक्वस मीडियम, यानी अगर पानी मौजूद है, एक्वस मीडियम मौजूद है, तभी एंजाइम काम करेगा, वरना एंजाइम काम नहीं करेगा। वाटर ज़रूरी क्यों है? वाटर ज़रूरी इस वजह से है कि वाटर और सबस्ट्रेट जब पानी के मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट भी, क्योंकि एंजाइम की लेग्स तो होती नहीं है, तो वो रैंडमली उनके कोलिजन होते हैं और इस तरीके से उनका ES कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी उनका बन जाता है। तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने बतानी है, वेरी सिंपल है, जो प्रीवियस आप अपनी क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। एक हम लोग साथ ही एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जो एंजाइम में एक बॉक्स बना हुआ है और ये बॉक्स भी अक्सर औकात पेपर में भी आ जाता है, तो उसके बारे में बता दें। उसकी हम लोग पहले हेडिंग बना लेते हैं कि वो किस तरह से पेपर में आ सकता है। तो उसमें आप ये बताएंगे कि हमारे पास कि मैकेनिज़्म ऑफ या मैकेनिज़्म इन कम्प्लेक्स रिएक्शंस, मैकेनिज़्म इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखें, इसका मतलब ये है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत सिंपल ले रहे होते हैं। हम कहते हैं जी एंजाइम है, ठीक है, किससे मिला? सबस्ट्रेट से मिला, और क्या बन गया? ES कॉम्प्लेक्स बन गया। और उसके बाद हम क्या कहते हैं? ये क्या एंजाइम वैसे का वैसे ही रह गया और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया सिंगल स्टेप जो है रिएक्शन हो गया। लेकिन याद रखें, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, उसके अंदर इतने सिंपल रिएक्शन नहीं होते, एक चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, चेन ऑफ रिएक्शंस, चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस को आप जब भी पढ़ते हैं बहुत सिंप्लीफाइड पढ़ लेते हैं। आप लिखते हैं 6CO2 + 12H2O, ठीक है, और आप लिख देते हैं यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट लिख देते हैं, और साथ में कर देते हैं कि जी आप आराम से ग्लूकोज बना दिया आपने, साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया आपने। तो आप कहते हैं ये लें जी सिंगल स्टेप, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से रिएक्शंस बॉडी में, जैसे फोटोसिंथेसिस एग्जांपल दे रहा हूँ, और रेस्पिरेशन, बहुत से रिएक्शंस हैं जो कि चेन रिएक्शंस हैं, यानी आगे मल्टीपल रिएक्शंस में वो सामने आते हैं, ठीक है। एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है A, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? B में। B जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? C में। C किस में कन्वर्ट हो रहा है? D में। और D किस में कन्वर्ट हो रहा है? E में।
ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये देखें, ये कई स्टेप्स पे मुश्तमिल जो है ये हमारे पास एक रिएक्शन है सेल के अंदर पाया जाने वाला, और ई जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ में, यानी फाइनल प्रोडक्ट में। तो इनिशियल हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा हुआ, इनिशियल सबस्ट्रेट हमारे पास हो गया ए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल सबस्ट्रेट, और कौन है, ए। और आखिर में जाके फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल प्रोडक्ट यानी एफ। अब होता क्या है, होता ये है कि ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, बिकॉज एंजाइम 1 इज़ देयर। तो आप ये कहेंगे कि एंजाइम 1 ने क्या किया, ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में कन्वर्ट कर दिया। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एंजाइम 1 के लिए ए क्या है, सबस्ट्रेट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं, बी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में। क्यों, इसकी वजह यहाँ पे कोई एंजाइम 2 भी होगा। तो अब आप क्या कहेंगे कि एंजाइम 2 ने क्या किया, बी को किस में कन्वर्ट कर दिया, सी में कन्वर्ट कर दिया। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एंजाइम 2 के लिए बी क्या है, सबस्ट्रेट है, जबकि सी क्या है, एक प्रोडक्ट है। आपने यहाँ कहा एंजाइम 1 के लिए बी क्या है, प्रोडक्ट है, जबकि बी जो है वो एंजाइम 2 के लिए क्या है, वो सबस्ट्रेट है, क्योंकि वो उसको ले रहा है, ठीक है। इसी तरह जो सी को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, डी में, ये एंजाइम 3 आ जाएगा। डी को ई में कौन कन्वर्ट कर रहा है, वो है E4, एंजाइम नंबर 4, और इसको इसमें कौन कन्वर्ट कर रहा है, E5। तो ये आप देखें कि एक रिएक्शन को फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कितने एंजाइम्स 1, 2, 3, 4 और 5 के साथ इनको गुजरना पड़ा। ठीक होगी बात। एक तो ये हो गया कि हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस होता है एंजाइम्स के हवाले से। फिर साथ साथ आपने ये बताना है, अब होता ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है उस टाइम जो एंजाइम यानी सबस्ट्रेट ए है वो ज़्यादा होगा जब स्टार्ट हुआ है, और एफ़ अभी बनना शुरू हुआ है, तो एफ़ जो है वो क्या करता है, वो कम हो, उस टाइम कम होता है। ज़रूर पता है, एक रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो अभी ए ज़्यादा है और एफ़ क्या है, कम है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलता जाएगा, ए जो है वो कम होता चला जाएगा और एफ़ जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। ऐसा ही है ना। और ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सेल में और बॉडी में एक फिनोमेना होता है होम्योस्टैसिस। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होने दिया जाता और किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने भी नहीं दिया जाता, बैलेंस रखा जाता है। दोबारा सुन लें, पहले ए ज़्यादा था और एफ़ क्या था, कम था। रिएक्शन चलता गया, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन ना रुके तो एफ़ बढ़ता जाएगा और ए बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा और एफ़ बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये कंडीशन सेल में नहीं आती। सेल में रहता है होम्योस्टैसिस, इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन का होता है, वो ये होता है कि जब ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, जब दोनों लेवल हो जाते हैं या जितनी मिकदार में सेल को ये चाहिए होता है, तो ये जो एफ़ की जो बढ़ती हुई मिकदार है, सुनिएगा ध्यान से, एफ़ की ये जो बढ़ती हुई मिकदार है, एफ़ क्या करता है, एफ़ की बढ़ती हुई मिकदार आके इस एंजाइम को काम करने से रोक देती है। ठीक है। इस फिनोमेना को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब रोकना। दोबारा सुन लें, शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था ए ज़्यादा था, एफ़ कम था। रिएक्शन चलता जाएगा, एफ़ बढ़ता जाएगा,
ए जो है वो कम, जब दोनों लेवल में आ जाते हैं या जितने वो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा एफ़ नहीं बनाया जाता और ए को उससे कम नहीं किया जाता, तो एफ़ क्या करता है, एफ़ जाके अटैच हो जाता है किसके साथ, एंजाइम नंबर 1 के साथ, और इसको काम करने से रोक देता है ताकि रिएक्शन आगे मज़ीद फॉरवर्ड। ज़ाहिर बात है जब एंजाइम 1 काम नहीं करेगा तो ए से बी नहीं बनेगा, बी से सी नहीं बनेगा, सी से डी नहीं बनेगा, डी से ई नहीं बनेगा और ई से एफ़ नहीं बनेगा, रिएक्शन विल बी स्टॉप। इस फिनोमेना को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। उसकी वजह, इसको फीडबैक क्यों कहा गया, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट था उसने आके पहले एंजाइम को आके रोक दिया, पीछे जाके उसको रोक दिया, उसको इनहिबिट कर दिया। तो ये आप लोगों ने बता देना है। सिमिलरली बाज़ औक़ात ए जो है जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा होता है शुरू में और एफ़ क्या होता है बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा चीज़ जैसे मैंने बताया नहीं सेल में रखी जाती, उसको क्या रखा जाता है, मुनासिब मिकदार में इसको रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो ए क्या करता है, जब ए बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाता है या बॉडी में या सेल में मौजूद होता है तो ए जाके लास्ट एंजाइम को काम करने की तरगीब देता है कि अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दो। इसको कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अब आप कहेंगे एक्टिवेशन का मतलब क्यों, उसकी वजह अब वही वाली बात शुरू, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए ज़्यादा एफ़ कम। अब ए ज़्यादा नहीं रखना हमने कि होम्योस्टैसिस के रूल के मुताबिक इसको कम करना है, तो ए जाके लास्ट एंजाइम को कहेगा काम करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, ए बी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बी सी में, सी डी में, डी ई में, ई किस में, एफ़ में, और आहिस्ता आहिस्ता ए कम होना शुरू हो जाएगा और एफ़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और एफ़ जब थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो एफ़ क्या करेगा, जाके एंजाइम नंबर 1 को रोक देगा ताकि अब रिएक्शन स्टॉप हो जाए और दोनों चीज़ें किस में आ जाएं, इक्विलिब्रियम में आ जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने बतानी हैं और इसको हम लोग कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन भी बोलते हैं, प्रीकर्सर यहाँ पे इनहिबिशन भी बोलते हैं। और इस सारे का मकसद ये होता है कि बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना, एक होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन रखना। और एक और बात बता दूं जो बुक में तो नहीं लिखी हुई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सारे रिएक्शन जो होते हैं ये रिवर्सेबल होते हैं। ठीक है ना, रिवर्सेबल होते हैं, तो ये इधर भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब होता क्या है कि ए ने जाके किसको रोक दिया, इसको रोक दिया ताकि ये सारा जो रिएक्शन है ये रुक जाए, यानी ई जो है मज़ीद किस में कन्वर्ट ना हो, एफ़ में कन्वर्ट ना हो। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी हो जाता है क्योंकि जब एफ़ ज़्यादा होता है और ए कम होता है तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्शन कहीं पीछे की तरफ को चलना शुरू ना हो जाए। तो क्या पीछे चलेगा तो फिर ये दोबारा से इस तरफ चला जाएगा, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो इसको वापस आने से रोकने के लिए भी जो है इसको यहाँ पे रोक दिया जाता है। दोबारा सुन लेते हैं, इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। शुरू में क्या था, ए ज़्यादा था, एफ़ कम था, जो कि अच्छी बात नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। तो ए ने क्या किया, जाके एफ़ को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया, रिएक्शन चलता गया, एफ़ ज़्यादा होता गया, ए कम होता गया, दोनों बैलेंस हो गए। एफ़ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो एफ़ ने क्या किया, जाके इसको रोक दिया E1 को, और E1 को जब रोक देगा तो क्या होगा कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ए जो है वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ जो है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।